तो आइए चलते हैं। टॉपिक तो दिया हुआ है, वैसे आपको आज का टॉपिक जो दिया हुआ है आपके उस पे जो टॉपिक आया बच्चे, उस टॉपिक का नाम है जैनिज्म बुद्धिज्म। तो यही पढ़ा देते हैं आज, पहली क्लास है तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। अच्छा, स्टार्टिंग से बताया जाए, लेकिन टॉपिक यहाँ जो दिया गया है इनके द्वारा, उसमें जैन और बौद्ध धर्म भेजा गया है। तो जैन और बौद्ध धर्म से पढ़ाते हैं और फिर लगभग सारा ही है जैन बौद्ध धर्म से स्टार्ट करते हैं। नोट्स तो मिल जाएगा, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ आपको मिलेगा बच्चे, पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल जैसे लिखा हुआ है ना ऐसे पीडीएफ आपको मिलेगा। पीडीएफ नोट्स मिलेगा, बाकी अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाएं। ओके, चलिए ठीक है। तो बच्चों देखें, तो एक टॉपिक पीछे चल लेते हैं, शुरू से हो जाएगा। इसमें टॉपिक दिया, मैंने सोचा कुछ टॉपिक हुआ है आपका, एक आध दो टॉपिक दिया गया है ना, जैनिज्म बुद्धिज्म। तो यहां से बता देते हैं आपको, वैदिक कल्चर यानी वैदिक संस्कृति से बता देते हैं। और वैसे तो टॉपिक जैन और बौद्ध धर्म दिया गया बच्चों। ओके, चलिए फिर तो, चलिए फिर हम आपको शुरू से बता देते हैं। देखें, हड़प्पा सभ्यता अथवा इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। शॉर्ट में आईबीसी कहते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति या फिर इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता, तो बच्चे वैसे इसका कई नाम है, लेकिन जो पहला नाम पड़ा वो हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा। ये पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, और पहला नाम इसका हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। हड़प्पा प्रथम सिंधु स्थल था जिसकी खोज सबसे पहले हुई है। फर्स्ट इंडस साइट होने की वजह से इसका नाम हड़प्पन कल्चर रखा गया है। So being the first Indus site, it was the first हड़प्पन, पहला नाम यही रखा गया। अगले वर्ष यानी बाद में, एक साल बाद, मोहनजोदड़ो नाम के स्थल का पता चला, तो इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता अथवा सिंधु सभ्यता रखा गया। बाद में मेसोपोटामिया के लोगों ने, मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम है, मेसोपोटामिया के लोगों ने मेलुहा के नाम से पुकारा है। आधुनिक नाम इसका सरस्वती घाटी की सभ्यता है। तो चार चार नाम हैं,
मेलुहा एक नाम यह भी पड़ा है, मेलुहा सभ्यता, यह मेसोपोटामिया के लोगों ने कहा था। और लेटेस्ट नाम अगर पूछा जाए तो सरस्वती वैली सिविलाइजेशन भी पड़ा है। तो कई सारे नाम हैं सरस्वती घाटी की सभ्यता, लेकिन यह सभ्यता 2500 बीसी से बच्चों 1750 बीसी तक का है। यह इसका टाइमिंग है, 2500 बीसी से 1750 बीसी तक का इसका समय रखा गया है। और आपको बताएं कि सभ्यता के संस्थापक पूछा जाए, इस सभ्यता के संस्थापक तो द्रविड़ लोग थे। और ये लोग भारत के मूल निवासी थे, ये बाहर से नहीं आए थे, इंडिया के मूल निवासी थे द्रविड़ लोग, इस सभ्यता के संस्थापक थे। जितनी भी सभ्यताएं वर्ल्ड में आई उन सब में यह सबसे विस्तृत सभ्यता थी। दुनिया में सबसे पहले सभ्यता मिस्र की सभ्यता आई, इंग्लिश में इजिप्शियन सिविलाइजेशन। उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता आई, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता। और फिर ये सिंधु सभ्यता आई, और फिर चाइना की सभ्यता आई वांगहो नदी पर। तो चार सभ्यताएं, चारों में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाली सभ्यता यही है। विशाल क्षेत्रफल में सिंधु सभ्यता फैली है। तो इस सभ्यता के संस्थापक द्रविड़ लोग थे। ये राहुल द्रविड़ नहीं बच्चों, द्रविड़ लोग मतलब इस कम्युनिटी के लोग हैं। द्रविड़ लोगों का चेहरा बनावट बिल्कुल अलग था। बिग स्कल, बड़े बड़े खोपड़े थे, ब्लैक इन कलर, काले काले रंग के थे, चिपटी नाके थी, फ्लैट नोज थी। बिग स्कल, ब्लैक इन कलर, फ्लैट नोज, ऐसे लोग थे। आर्य लोग बाहर से आए थे, आर्य लोग सेंट्रल एशिया से आए, ईरान के रास्ते अफगानिस्तान के खाइबर दर्रे से होते हुए इंडिया में पहुंचे हैं। और यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। इनको हराकर, मारकर, इनकी सभ्यता को नष्ट कर अपनी वैदिक सभ्यता की स्थापना किया था। आर्य लोग सुंदर थे, आज के इंडियन आर्यों की संतानें हैं। आर्यों ने सिंधु सभ्यता के लोगों को अनार्य कहा। अनार्य माने जो आर्य ना हो। अनासा कहा, अनासा माने जिनकी नाक चिपटी हो। राक्षस भी कहा, आर्यों ने अनार्यों को राक्षस कहा, क्योंकि शिवलिंग की पूजा करते थे, सुरा का पान करते थे। सुरा माने आज की वाइन, शिवलिंग की पूजा करते थे। तो इस तरह से आर्य गोरे रंग के थे, द्रविड़ काले रंग के थे। आर्यों के पास घोड़े थे, आर्यों के पास बॉडी आर्मर था, रक्षा कवच। आर्यों के पास तलवारें थी, आर्यों के पास ढाल थी। घोड़े पर सवार होकर तलवार ढाल लेके आए। यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ लोगों को हराकर, मारकर, इनकी सभ्यता नष्ट कर अपनी वैदिक सभ्यता की स्थापना किया था। तो सिंधु सभ्यता विश्व की तीसरी सबसे पुरानी सभ्यता है। सबसे पहले मिस्र की सभ्यता नील नदी पर आई, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदियों के तट पे आई, और फिर सिंधु सभ्यता तमाम नदियों के किनारे आई। विस्तृत सभ्यता थी, इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। बच्चों उत्तर में, नॉर्थ में माढ़ा से लेके, इसको हिंदी इंग्लिश में मांडा कहते हैं, यह जम्मू में है, जम्मू में माढ़ा या मांडा। तो ये बेहद फेमस है, मांडा जम्मू में चिनाब नदी के तट पर है। साउथ में दाइमाबाद है,
दाइमाबाद बच्चों यह महाराष्ट्र में है, यह महाराष्ट्र में है। तो उत्तर में माढ़ा से लेकर जम्मू कश्मीर में। पश्चिम में अगर आप देखें तो सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर यह बच्चों बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान आप जानते हैं पाकिस्तान में है। ईस्ट में आलमगीरपुर तक, आलमगीरपुर यह मेरठ में हिंडन नदी के तट पर है। आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के तट पर, यह प्रवरा नदी के तट पर है। गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, प्रवर इस नदी के तट पर है। यह गोदावरी की सहायक नदी है बच्चों। प्रवर नदी के तट पर, और यह हिंडन नदी के तट पर था, और यह चिनाब नदी के तट पर था, और बच्चों यह दास्त नदी के तट पर था, दास्त नदी के तट पर। अब आप देखिए इतना विस्तृत क्षेत्रफल सिंधु सभ्यता का है। अगर आप मैप में देखें तो इसका क्षेत्रफल ऐसे ट्रायंगल शेप में फैला है, त्रिभुज आकार में फैला है, ऐसे पूरा क्षेत्र ट्रायंगल शेप में फैला हुआ है। और कुल एरिया 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। यानी जितने भी सभी सभ्यताएं हैं उनमें सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्रफल में फैली है, विशाल क्षेत्रफल में सभ्यता फैली। ट्रायंगल शेप में है, माढ़ा से दाइमाबाद, सुतका गेंडोर से आलमगीरपुर तक। ट्रायंगल शेप में है, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर टोटल क्षेत्रफल है इसका। तो आप देखें तो विशाल क्षेत्रफल में यह सभ्यता फैली है। ये राहुल द्रविड़ वाला साउथ में द्रविड़, ये राहुल द्रविड़ वगैरह नहीं है बच्चे, ये द्रविड़ नहीं है। तो द्रविड़ एक कम्युनिटी का नाम है। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। विशाल क्षेत्रफल में सभ्यता फैली है, इसमें हजारों हजारों शहर हैं, एरिया काफी दूर तक फैली है, अधिकतर इंडिया में पड़ता है, लेकिन बड़े बड़े जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, यह पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता की 2 राजधानियां थी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। अब आप देखें पहला प्लेस जिसकी खुदाई हुई हड़प्पा, ये आज की डेट में अगर आप देखें तो मोंटगोमरी जिले में, यह प्लेस मोंटगोमरी जिले में। हालांकि ये पहले था, अब शाहीवाल जिले में हो गया ही, शाहीवाल जिला। बच्चों शाहीवाल जिला यह पंजाब में है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पंजाब के शाहीवाल जिले में है यह प्लेस, ठीक है। हड़प्पा पंजाबी शब्द है, इसका मीनिंग होता है, हड़प्पा का मतलब फूड फॉर शिवा, हर माने शिव, यूपी माने भोजन, भगवान शिव का भोजन हड़प्पा शब्द का मीनिंग है, या भगवान शिव का प्रिय भोजन या प्रिय स्थल भी कहते हैं। तो हड़प्पा अब ये नाम रखा गया है, पहले क्या नाम था कोई पता नहीं है बच्चों। यहां पर आज की डेट में यहां पर है, और 1921 में खुदाई किसने कराया, एक्सकेवेशन, तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खुदाई कराया था। दयाराम साहनी
माधव स्वरूप वत्स ने इस प्लेस की खुदाई कराया। ये दोनों आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्ववेत्ता थे ये, और यह रावी नदी के बाईं तट पर बसा था। रावी रिवर के बाईं तट पर बसा था। तो हड़प्पा से खुदाई में अनेक अवशेष मिले हैं बच्चों। यहां से दुर्ग का प्रमाण मिला है। दुर्ग माने जानते हैं, किला, लाल किला जैसा दुर्ग मिला हुआ है। दुर्ग जो था एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसमें कहा गया चारों तरफ से दीवार बनी थी, प्रोटेक्टेड एरिया था। इस दुर्गीकरण क्षेत्र में किंग और किंग्समैन रहते थे, राजा राज परिवार के लोग रहते थे। पूरा हड़प्पा दो पार्ट्स में डिवाइड था। पश्चिमी साइड में दुर्ग था और पूर्वी साइड में रेजिडेंशियल एरिया था, आम जनता रहते थे। आपको बताएं कि पूरा क्षेत्रफल चारों तरफ से ऊंची ऊंची चहर दीवारी से घिरा था। आने जाने के उत्तर और दक्षिण में दो रास्ते थे। बारिश के समय इन रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था। इतनी बरसात होती थी कि कभी कभी शहर का पानी बाहर नहीं जाने पाता था, बाहर का पानी अंदर घुस जाता था। फ्लड के कारण यह सभ्यता कई बार नष्ट हुई है। हड़प्पा से 7 लेयर मिले हैं, अर्थात 7 बार हड़प्पा में फ्लड से यह सभ्यता नष्ट हुई थी। 9 लेयर मोहनजोदड़ो से मिले हैं, अर्थात 9 बार मोहनजोदड़ो में सभ्यता नष्ट हुई थी। तो बाढ़ से बचने के लिए पूरे क्षेत्र को ऊंची चहर दीवारी से घिरवा दिया जाता था। बाढ़ से प्रोटेक्ट करने के लिए ऊंची ऊंची दीवारी, मोटे मोटे दीवार, 2 गेट आने जाने का, वो ब्लॉक कर दिया जाता था बारिश में। तो दुर्गीकरण क्षेत्र में किंग और किंग्समैन रहते थे, रेजिडेंशियल एरिया में कॉमन मैन रहते थे, आम जनता। मकान अगर आप देखें तो कम से कम 1 फ्लोर का मकान और अधिकतम 3-3 फ्लोर के मकान थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के मकान पक्की ईंट के बने थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के मकान पक्की ईंट के बने थे। मड से मकान को जोड़ते थे, गारा वगैरह नहीं होता, गारे से, और फिर लकड़ी बिछा देते थे, ऊपर घास फूस डाल देते थे, मिट्टी का मोटा लेप लगा देते थे, एक तरफ ढलुआ बना देते थे, परनाले के द्वारा पानी नाली में गिराते थे। प्लानिंग अगर आप देखें तो वेल प्लान्ड सिटी था। पूरा क्षेत्र चेस बोर्ड नहीं होता है जैसे, ब्लैक एंड व्हाइट में देखें आप चेस बोर्ड, ऐसे चेस बोर्ड की तरह पूरा क्षेत्रफल ग्रिड सिस्टम में डिवाइड था। ग्रिड को ब्लॉक सिस्टम कहेंगे आज के डेट में। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन अति उत्तम था। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता नगरीय सभ्यता थी। शहरों में मकान पक्की ईंट के बने थे और कई मकान में, हड़प्पा के कई मकान में किचन और कोर्ट यार्ड मिला है, आंगन। मोहनजोदड़ो के कई मकान में बाथरूम मिले हैं, आंगन मिले हैं, किचन भी मिले हैं। तो अर्थात सारी सुविधाओं से लैस थे इनके मकान। तो आपको बताएं कि हड़प्पा यह किसने खुदाई कराई? दयाराम साहनी ने, माधव स्वरूप वत्स ने। दरअसल प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर थी। 1856 में दूसरा रेलवे लाइन का ट्रैक बिछाना स्टार्ट किया था कराची से लाहौर के बीच में, और जब यह रेलवे लाइन बिछते बिछते मांटगोमरी जिले में आई तो ईंटों की आवश्यकता पड़ी। इंजीनियरों को हड़प्पा नाम का टीला दिखा, उसमें ईंटें दिखाई पड़ रही थी। इंजीनियरों ने कहा कि इस टीले को खोद कर ईंटें निकाल लो। मजदूर लगा दिए और मजदूर बेरहमी से ऊट पटांग खुदाई किया और फिर उसमें ईंट निकाल लिया। बेरहमी से खोद खोद कर ईंटें निकाल लिया, काफी अंदर तक खोद कर ईंटें निकाल लिया बच्चों। तो तमाम नुकसान हो गया वहां पर, अर्थात तमाम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स टूट गए, जैसे कुछ मिट्टी के बर्तन और कुछ आभूषण। ऊट पटांग खुदाई करने पर तमाम लकड़ी के सामान पड़े थे, सड़ गए थे, इस तरह से टूट फूट गए हैं। तो यह प्लेस 1856 में तब लाइट में आया जब रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए ईंटों की आवश्यकता पड़ी। तो रेलवे के इंजीनियरों ने कहा कि हड़प्पा को खोद कर ईंटें निकाल लो। बेरहमी से खोद कर ईंटें निकालने लगे और फिर तमाम नुकसान हो गया। तो पता चला कि यहाँ कोई सभ्यता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता दिया गया,
ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। 1861 में भारतीय पुरातत्व का गठन अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में, अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पहले डायरेक्टर थे, लॉर्ड कैनिंग के समय में बनाया गया था। तो इस तरह से यह लाइमलाइट में आया। लेकिन यहाँ से खुदाई में प्राप्त अनेक अवशेष हैं, जिसमें आपको बताएं दुर्ग का प्रमाण मिला है, दुर्ग के बगल में अनाज भंडार मिला है, ग्रेनरी जिसको कहते हैं, और ग्रेनरी के बगल में 15 बैरक्स वाला एक लेबर रूम मिला है, और बगल में एक चबूतरा मिला है। उस चबूतरे में छोटे छोटे होल हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर अनाज को थ्रेश किया जाता था, मड़ाई होता था। ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पेंटेड रेड ग्रेवेयर, लाल चित्रित धूसित मृदभांड मिले हैं। मिट्टी के बर्तन सुंदर सुंदर चाक पर बनाए जाते थे। मुहरें मिली हैं, मुहर सील्स, और स्टेटाइट कॉइन्स भी मिले हैं, मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं। तो तमाम अवशेष यहां से हैं। प्रथम स्थल यही था। दूसरा प्लेस अगर आप देखें तो मोहनजोदारो, सेकेंड प्लेस। इसको मोहनजोदड़ो कहते हैं बच्चों। मोहनजोदड़ो, इसका मीनिंग है माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला। नाम का मीनिंग है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। और आज की डेट में अगर आप देखें तो यह लरकाना, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है, यह सिंध में है, और सिंध पाकिस्तान में है। यह प्लेस रिवर इंडस पर बसा था। यह स्थल सिंधु नदी के तट पर था, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया है। तो इसका मीनिंग है माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला सिंधी भाषा में। यहाँ पर तमाम हेड मिले हैं, जिस पर धारदार हथियार से वार किया गया है। और आपको बताएं इस प्लेस की खुदाई 1922 में, इस वर्ष राखलदास बनर्जी ने कराई थी। इस प्लेस की खुदाई राखलदास बनर्जी ने 1922 में कराई थी। खुदाई में यहां भी पूरा क्षेत्र दो पार्ट्स में डिवाइड था। ऊपरी एरिया वेस्टर्न पार्ट में सिटेडल एरिया था, और ईस्टर्न पार्ट में रेजिडेंशियल एरिया था। सारा एरिया ऊंची मोटी चहरदीवारी से घिरा गया था। तो हड़प्पा से अनेक अवशेष मिले हैं, और सेम चीजें, बहुत सारी चीजें मोहनजोदड़ो से मिली है। तो मोहनजोदड़ो वाली जो चीजें मिली वो ज्यादा पूछा जाता है। आइए देखते हैं यहां से कुछ अवशेष। आप देखिए मोहनजोदड़ो से एक तो दुर्ग का प्रमाण यहां से दिया है, सिटेडल माने दुर्ग। बच्चों यहां से ग्रेनरी तो मिली है, लेकिन ग्रेट ग्रेनरी है ये। सबसे बड़ा भवन अगर पूछा जाए तो ग्रेनरी है, विशाल अन्नागार, सबसे बड़ा भवन है ये। यहां से अगर आप देखें तो ब्रोंज डांसिंग स्टैच्यू ऑफ अ गर्ल, कांस्य निर्मित नर्तकी, ये यहां से मिला बच्चे। कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति यहीं से है। और इसके अलावा यहां से शीला पशुपति शिवा, पशुपति शिव की मोहर, यह भी यहां से मिला है। ये एक आदमी है, योगा मुद्रा में बैठा है। इसके आसपास 4 स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनिमल है। एक मोहर है, वर्गाकार है। 4 एनिमल पावरफुल हैं, जिसमें राइनोसरस है यानी गैंडा,
बफेलो यानी भैंसा, और टाइगर भी है, एलिफेंट भी है। टाइगर, एलिफेंट, राइनोसरस, बफेलो, 4 पावरफुल एनिमल इसको घेरे हुए हैं, चारों दिशाओं में देख रहे हैं। इनको पशुपति शिवा कहा गया है, या इनको प्रोटो शिवा कहा गया है, आदि शिवा। याद रखिए, हिंदू सभ्यता में, हिंदू समाज में शिव शक्ति पूजा यहीं से लिया गया है। शिव का मतलब पशुपति शिवा, शक्ति का मतलब मातृ देवी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा ज्यादा होती थी। बच्चों, यहां से एक और प्रमाण है, बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार यह मोहनजोदड़ो से मिला है, कई दफा पूछा गया ये। विशाल स्नानागार में एक तालाब है जिसकी लंबाई 11.88 मीटर है, चौड़ाई 7.01 मीटर है, गहराई 2.43 मीटर है। इतना लंबा चौड़ा गहरा तालाब है जिसके चारों तरफ पक्की ईंट से घेर कर बनाया गया था। बगल में एक कमरा था, उसमें कुआं मिला है, और इस तालाब के एक साइड से एक नाली मिली है, और तालाब में दो तरफ, उत्तर दक्षिण की तरफ सीढ़ियां बनी थी। इसमें उतरकर स्नान करने की व्यवस्था थी। विशेष अवसर पर इस तालाब को आम जनता के लिए ओपन किया जाता था। आम जनता आती थी, स्नान करती थी, पानी की पूजा का प्रमाण मिलता है। यहां से स्वास्तिक बना हुआ मिला है। सिंधु सभ्यता में मंदिर का कहीं से कोई प्रमाण नहीं है, न तो लकड़ी का मंदिर मिला है, न ही ईंट पत्थर के मंदिर है। केवल यही ऐसा स्थल था जिसका प्रयोग धार्मिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। कहा गया कि इसके तालाब के चारों तरफ वरांडे थे, वरांडे के ऊपर कमरे बने थे, उनमें पुजारी लोग रहते थे, और यह भी कहा गया है कि तमाम छोटे छोटे कमरे मिले, शायद कपड़े बदलने के लिए थे। तो धार्मिक उद्देश्य से यूज किया जाता था। और बच्चे, यहां से सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से एक और प्रमाण है जो पूछ लेते हैं। यहां से कॉटन का प्रमाण मिला है। कॉटन का मतलब कपास होता है, जिससे सूती वस्त्र बनाते थे। पूरे वर्ल्ड में सूती वस्त्र का प्रमाण सिंधु सभ्यता से मिलता है। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से मिला है। और बच्चे, यहां से एक सभा भवन भी है, एक सभा भवन का भी अवशेष है, एक सभा भवन भी है। यहां से एक सभा भवन का अवशेष है, और यहां से एक बियर्डेड प्रीस्ट की सील मिली है, यानी दाढ़ी वाले पुजारी की सील मिली है। तो ऐसे ऐसे प्रमाण यहाँ से बेहद फेमस हैं। बाकी बच्चे, आपको पता होगा, पेंटेड रेड ग्रेवियर कई जगह से मिले हैं। पेंटेड रेड ग्रेवियर, लाल चित्रित धूसित मृदभांड, लाल चित्रित धूसित मृदभांड कई जगह से मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता में ये तमाम अवशेष मोहनजोदड़ो से हैं, और ये पूछे जाते हैं। अच्छा, डार्क नहीं दिख रहा बच्चे, लाइट ज्यादा दिख रहा है? ओके। बताइए बच्चे, आप बताना। अब आप बताइए, अब सही दिख रहा है? बताएं बच्चे, अब ठीक है ना? ओके ओके। और क्लियर हो सकता है, और थोड़ा डार्क कर देते हैं। अब ठीक है। चलिए, मैं सोचा सही चल रहा है, इसलिए ठीक है बच्चे। चलिए, 1 मिनट वेट करें।
अब ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। तो ये सारे प्रमाण बच्चे यहां से मिले हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है ये सारे। चलिए अब ठीक है। तो देखें, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की दो राजधानियां थी। ये सिंधु सभ्यता की दोनों कैपिटल्स थी। प्लानिंग बहुत बढ़िया थी इनकी। लेकिन और भी प्लेसेस हैं, कुछ और प्लेसेस में, जिसमें एक तो बच्चे लोथल है। लोथल यह भी एक प्लेस है, आज की डेट में यह गुजरात में है। और यह भोगवा नदी के तट पर था। यह प्लेस याद रखेंगे, पूछा जाता है, ये भोगवा नदी के तट पर था। और इस प्लेस की खुदाई 1953-54 में, ये ईयर नहीं पूछा जाता है, एस.आर. राव ने कराई थी। एस.आर. राव ने इस प्लेस की खुदाई कराई। और यहां से लोथल का मतलब भी मृतकों का टीला होता है। इसका मीनिंग भी माउंड ऑफ डेड होता है। इसका मतलब भी मृतकों का टीला होता है बच्चों। और यह गुजराती भाषा में, यहां से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमाण मिले हैं, एक तो डॉकयार्ड मिला है, अर्थात बंदरगाह। सिंधु सभ्यता में पक्की ईंट का बना बंदरगाह बेहद फेमस है ये। इसी बंदरगाह से सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के लोगों से व्यापार करते थे। व्यापार, आंतरिक व्यापार नदी मार्ग से, बाहरी व्यापार समुद्र मार्ग से होता था। अपने सामान को नदी के माध्यम से नाव पर लादकर लोथल ले जाते थे। फिर लोथल पर नाव के द्वारा लादकर ये माकन नामक स्थान पर उर नामक बंदरगाह पर जाते थे, जहां मेसोपोटामिया के व्यापारी आते थे। वहां अपने सामान को एक्सचेंज करते थे, वस्तु विनिमय पर, वस्तु के बदले वस्तु, बार्टर सिस्टम पर वस्तु को एक्सचेंज कर लेते थे। तो बेहद फेमस है। और एक यहां से और बड़ा फेमस है डबल बरियल। डबल बरियल, युग्म समाधि। बच्चे, ऐसा एकमात्र प्लेस है जहां से युग्म समाधि मिला है, अर्थात एक कब्र में पति पत्नी की डेड बॉडी को दफनाने का प्रमाण है। एक नहीं है, कई सारे हैं। यही एकमात्र ऐसा स्थल था जहां पर पति पत्नी को एक ही समाधि में दफनाया हुआ मिला है, डबल बरियल। और यहां से बच्चों राइस के प्रमाण है, चावल के प्रमाण है। यहां से फायर अल्टर मिला है। फायर अल्टर यानी हवन कुंड के अवशेष मिले हैं। हवन कुंड के बारे में, यज्ञ करने के प्रमाण है यहां से। मंदिर नहीं मिले, हवन कुंड का प्रमाण है यहां से। फायर अल्टर के प्रमाण है यहां से। और आपको बताएं कि यहां से सिंधु सभ्यता में वेट्स और मेजरमेंट के प्रमाण मिले हैं। वेट्स एंड मेजरमेंट यानी नाप तौल की बाट बटखरे मिले हैं। नाप तौल के बटखरे मिले हैं। एक गेम का भी प्रमाण है, चेस का यहां से प्रमाण है बच्चों। चेस यानी शतरंज, पूरे वर्ल्ड में शतरंज का प्रमाण इसी जगह से है। वैसे राइस के प्रमाण तो कई जगह से मिले हैं। सिंधु सभ्यता में चावल के अवशेष रंगपुर से मिला है, लोथल से भी मिला है, कालीबंगा से भी मिला है।
यानी रंगपुर ये बच्चों गुजरात में है और लोथल भी गुजरात में, ये दोनों गुजरात में है और ये राजस्थान में है। तो कई जगह से राइस के प्रमाण है, लेकिन चावल पर डाउट है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्य सामग्री गेहूं था, चावल नहीं, चावल पे डाउट है। तो यह बेहद फेमस स्थल था व्यापार के लिए और लोथल बंदरगाह के लिए जाना जाता था। चौथा प्रमुख स्थल अगर आप देखें जो बड़े शहर में था तो कालीबंगा था बच्चों, कालीबंगन। ये कालीबंगा आज की डेट में अगर आप देखें तो हनुमानगढ़ जिले में है। ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। आज की डेट में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और यह प्लेस घग्गर नदी के तट पर था। यह स्थल घग्गर नदी के तट पर था बच्चों। इसकी खुदाई अगर आपसे पूछे तो 1961-62 में बीबी लाल, बीके थापर, इन लोगों ने इसकी खुदाई करवाई थी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। तीसरा यानी चौथा प्रमुख स्थल था बच्चों, ये फोर्थ इंपॉर्टेंट प्लेस था। ये हिंदू सभ्यता, हमारी एक बच्ची पूछ रहे हैं हिंदू सभ्यता या हिंदू से कोई लिंक है? सर चावल और बाकी सब जो लिखा है प्लीज रिप्लाइड। चावल के प्रमाण 3 जगह से मिले हैं। एक तो रंगपुरा से मिला है गुजरात में, प्लेस का नाम है। लोथल से मिला है गुजरात में। कालीबंगा से भी चावल के प्रमाण है, कालीबंगा राजस्थान में। बच्चे हिंदू धर्म, धर्म नहीं है, धर्म तो भागवत धर्म है, सनातन धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। अर्थात भागवत धर्म, ब्राह्मण धर्म की जो सिस्टम है वह कहां से लिया गया है? सिंधु सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से। अर्थात सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता से ही हिंदुओं की रिचुअल्स आई हैं। हालांकि हिंदू कोई धर्म नहीं, धर्म का नाम पूछे तो ब्राह्मण धर्म है, भागवत धर्म है, सनातन धर्म है। लेकिन सनातन धर्म में आइडल वर्शिप नहीं होता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा होता था, आइडल वर्शिप होता था। वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं होता था बच्चों। सनातन धर्म का मतलब यही होता है आइडल वर्शिप ना हो। ठीक है, तो जो आजकल हम कहते हैं हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, तो ये हिंदुओं के जो सिस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों से लिए गए। आई थिंक आप समझ गए होंगे। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता दोनों से लिए गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। कालीबंगा इसके नाम का मीनिंग है, काली माने ब्लैक, बंगन माने बैंगल्स। अर्थात यहां से मिट्टी के काले रंग की चूड़ियां मिली। इसके नाम का मीनिंग भी यही है। तो यहां से आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण यही है, ब्लैक बैंगल्स ऑफ क्ले। मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां, यहां से मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां मिली हैं, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया है ब्लैक बेंगल। आज भी यहां पर ऐसा होता है बच्चों। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है प्लाउड फील्ड मिला है। प्लाउड फील्ड, हल से जुते खेत। पूरे इंडिया में हल से खेती का प्रमाण यहीं से मिला है। अब ये हल बैल खींचते थे, आदमी खींचता था, बैल ही खींचता होगा, हल के निशान मिले हैं यहां से। जैसा कि आप जानते हैं राइस के प्रमाण यहां से भी अभी आपको बताए थे, चावल के प्रमाण है। और यहां से भी फायर अल्टर मिला है।
हवन कुंड यहां से भी मिला है। और यहां से बच्चों बोन्स ऑफ कैमल्स मिले हैं, यानी ऊंट की हड्डियां मिली हैं। यहां से ऊंट की हड्डियां मिली हैं। तो इस तरह से यहां से भी कई प्रमाण हैं। यहां मानसून कम आता था, बरसात कम होती थी। यहाँ के मकान कच्ची ईंट के बने हैं, बाकी मकान पक्की ईंट के बने हैं। इस तरह के हजारों प्लेसेस हैं। अब ऐसे ही कुछ प्लेस, धोलावीरा है एक। धोलावीरा इंडिया में गुजरात में है। मनहर और मनसर नदियों के बीच में था। धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। धोलावीरा गुजरात में है बच्चों, इसको विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। सिंधु सभ्यता का यह स्थल अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। धोलावीरा बच्चों यह गुजरात में है। यह खोज किसने किया ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की डेट में यह इंपॉर्टेंट है कि मनहर एंड मनसर नदी के तट पर के बीच में, इन दोनों नदियों के बीच में था। एक तरफ ये नदी थी, दूसरी तरफ ये नदी थी। मनहर मनसर दो नदियों के मध्य में था। यहां से जलाशय, जानते हैं जलाशय? जलाशय का मतलब होता है वाटर रिजर्वायर। बच्चों जलाशय का मतलब वाटर रिजर्वायर। एक दो नहीं है, 15-16 वाटर रिजर्वायर यहां से मिले। पानी को स्टोर करके रखने का सबसे बढ़िया तरीका इसी जगह से मिला है। और यह पानी इन नदियों से लिया जाता था। और यहाँ पर एक साइन बोर्ड मिला है। साइन बोर्ड जैसे दो पिलर के ऊपर एक पिलर, फिर उस पर कुछ लिखा हुआ, जैसे गेट नहीं बनाते हैं, दो पिलर फिर सामने 10 शब्द लिखा गया है, साइन बोर्ड। तो ये प्लेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को की कौन सी लिस्ट आती है? लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया बच्चों इसी वर्ष। एक तो धोलावीरा को शामिल किया गया है, एक रमप्पा मंदिर है बच्चों, रमप्पा। रमप्पा टेम्पल तेलंगाना में है। ये रमप्पा मंदिर, ये दो मॉन्यूमेंट इस साल 2021 में इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है इस साल किसी भी एग्जाम के लिए। लेटेस्ट यही है, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो बाकी सिंधु सभ्यता में इंडिया के पंजाब में रोपण है, जहां से बीड्स मेकर शॉप मिला है। पाकिस्तान में एक प्लेस है चान्हो दाड़ो, सिंध प्रांत में, जहां से लिपस्टिक का प्रमाण है। चान्हो दाड़ो से दुर्ग का अवशेष ही नहीं मिलता है। जहां हड़प्पा सबसे विशाल क्षेत्रफल में प्लेस था, वहीं चान्हो दाड़ो का क्षेत्रफल पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे कम था। क्षेत्रफल के हिसाब से स्थल देखें तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था, दूसरे नंबर पर हड़प्पा था, तीसरे नंबर पर गनेरीवाल। गनेरीवाल पाकिस्तान के पंजाब में है बच्चे। तीन बड़े बड़े स्थल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरीवाल, यह पाकिस्तान में है। इंडिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है बच्चों। इसकी खुदाई अभी भी चल रही है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से।
तो ये याद रखिएगा, इंडिया में राखी गढ़ी हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल यही है। क्षेत्रफल की पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला यही है बच्चों। इसकी खुदाई अभी 1-2 साल पहले तक हुआ है। यहां से कंकाल जो मिला है उसे कहा गया कि आर्य लोग इसके संस्थापक थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं थे, बल्कि हड़प्पा में भी आर्य लोग थे, ये बताना चाह रहे हैं। तो तमाम स्थल हैं सिंधु सभ्यता में। बट आपको एक बात और बताते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग सांड से परिचित थे। सांड के खूब सील मिले हैं, लेकिन गाय की एक भी सील सिंधु सभ्यता में नहीं मिला है। अर्थात इसका मतलब ये थोड़ी था कि गाय से अपरिचित थे ना। सिंधु सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे, लेकिन गाय का महत्व कम था, बल्कि सांड का यानी बैल का महत्व ज्यादा था। तो अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता में किस जानवर की सील नहीं मिलती है, तो गाय की सील नहीं मिली बच्चों। काउ सील्स आर नॉट अवेलेबल। सबसे अधिक सील मदर गॉडेस की है। तो आइए कुछ और फीचर अब आपको बताते हैं सिंधु सभ्यता में, जिसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। एक तो आपको बताते हैं कि सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता बताइए, बच्चों यह एक नगरीय सभ्यता थी। इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। यह एक नगरीय सभ्यता थी। ये बात ध्यान रखें, सिंधु सभ्यता के लोग गांव में नहीं शहरों में रहते थे। शहरों जैसी सारी व्यवस्था थी इनके पास, बड़े बड़े शहर थे। शहरों में सारी व्यवस्था थी बच्चों, जैसे सड़कें कच्ची थी, सड़कें 10 मीटर चौड़ी थी, कई सड़कें 9.15 मीटर चौड़ी थी, गलियां 3.15 मीटर चौड़ी थी, सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पर क्रॉस करती थी, सड़कें सीधी होती थी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें नहीं थी, सड़कें कच्ची थी, सड़कों के किनारे वी आकार की नालियां या सड़कों के किनारे नालियां पक्की ईंट की बनी थी। नालियों को मड से जोड़ा गया था, गारे से जोड़ा गया था, मड में बिटुमन मिला के प्लास्टर किया गया था, नालियों को ढका गया था। ढका कैसे गया था? पत्थर के टुकड़ों से। नालियों में सीवर सिस्टम था, नालियों के बगल में कूड़ेदान बना था, सफाई की उत्तम व्यवस्था थी। सड़कें कच्ची, सड़कों के किनारे वी आकार की नालियां। वी आकार का मतलब ऐसे, वी आकार का मतलब यूं जोड़ते थे ऐसे, वी शेप में नीचे से वी आकार में ऐसे लेते हैं ना दीवार को, तो वी शेप की नालियां पक्की ईंट की बनी थी, सीवर सिस्टम था। शहरों में सबसे उत्तम व्यवस्था नालियों की थी। अगर आपसे ये कहा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या थी, अर्थात सिंधु सभ्यता में अद्वितीय विशेषता, यह पूछा जाए बच्चों तो ड्रेनेज सिस्टम लगाइएगा, यानी सुव्यवस्थित नालियां। सुव्यवस्थित नालियां, सिंधु सभ्यता में नालियां अति उत्तम थी। नालियां वी आकार की थी, पक्की नालियां थी, ढकी नालियां थी। कहते हैं कि लंदन और पेरिस में आज से 200 साल पहले तक इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी जितनी कि 2500 से 1750 बीसी में सिंधु सभ्यता में थी। अब आप देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों का समाज कैसे था? मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। यानी मातृ सत्तात्मक समाज था।
याद रखिएगा बच्चों, ये पूछा जाता है। पिता परिवार का मुखिया नहीं था, बल्कि सिंधु सभ्यता में मम्मी परिवार की मुखिया होती थी। मदर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, मम्मी परिवार की मुखिया होती थी। मदर के डेथ के बाद पुत्री, बड़ी पुत्री उत्तराधिकारी बनती थी। संपत्ति का बंटवारा पुत्रियों में होता था, पुत्रों में नहीं। पुत्र को पराया धन समझा जाता था, एक ना एक दिन ससुराल जाना पड़ता था। पुत्री पैदा होने पर खुशी जाहिर किया जाता था, पुत्र पैदा होने पर दुख जाहिर किया जाता था। तो मातृसत्तात्मक समाज था। और आपको बताएं, मदर गॉडेस की पूजा सबसे ज्यादा थी। अधिक वर्शिप मदर गॉडेस की थी, यानी मातृ देवी की पूजा सबसे अधिक होती थी। सबसे अधिक सील मदर गॉडेस की हैं। बच्चे, दूसरे नंबर पर पशुपति शिवा, पशुपति शिव, इनका स्थान दूसरा था। पशुपति शिव का स्थान दूसरा था। और इसके अलावा अगर आपसे पूछें, वृक्षों में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी। मंदिर का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन पीपल वृक्ष की पूजा करते थे लोग। और पशुओं में सांड की, सांड में हम्प्ड बुल, पशुओं में बच्चों सांड की पूजा होती थी। गाय की एक भी सील नहीं मिली, नो काउ सील्स अवेलेबल। इस बात को भी ध्यान रखें आप, गाय की मोहर नहीं मिलती है। लेकिन एक सींग वाले पशु की मोहर मिलती है, एक सींग वाला पशु मिला है, यूनिकॉर्न एनिमल की सील मिली है। और बच्चों, इसके अलावा ये लोग सुरा का प्रयोग करते थे। सुरा जानते हैं? ये लोग सुरा का प्रयोग करते हैं थे। आज का वाइन पहले ये देवी देवता को चढ़ाते थे, बाद में इसको प्रसाद के रूप में खुद पी जाते थे। तो सुरा माने वाइन, खूब जबरदस्त तरीके से देवी माँ को चढ़ाते थे, देवी माँ को बलि भी देते थे। ऐसा प्रमाण सील्स पर मिला है। बलि देते थे, मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे। कपड़े 3 पहनते थे, ऊपरी ऊपरी क्षेत्र में, ऊपरी एरिया में, निचले पार्ट पर निवी और पर कोट। तो इस तरह से लोग विकसित सभ्यता के लोग थे बच्चों। और आपको बताएं कि इनका मुख्य व्यवसाय अगर पूछें, मेन ऑक्यूपेशन, मुख्य व्यवसाय। तो बच्चों याद रखें, मुख्य व्यवसाय में कृषि, एग्रीकल्चर माने कृषि। और कृषि में आप जानते हैं सबसे ज्यादा ये लोग व्हीट का प्रोडक्शन करते थे, गेहूं का। दूसरे नंबर पर बार्ले था, यानी जौ का। मुख्य खाद्य सामग्री गेहूं था। और ट्रेड इनका दूसरा प्रमुख व्यवसाय था, ट्रेड यानी व्यापार। बच्चों, अधिकतर ट्रेड इनका मेसोपोटामिया से होता था। मेसोपोटामिया से इनका सबसे अधिक व्यापार होता था। मेसोपोटामिया आज का इराक कहलाता है। मैक्सिमम ट्रेड मेसोपोटामिया से होता था, इस बात को भी ध्यान रखें। समुद्र मार्ग से व्यापार करते थे, वस्तु विनिमय पर होता था, अर्थात इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम तो आप जानते हैं, वस्तु विनिमय पर, व्यापार वस्तु विनिमय पर होता था। वस्तु के बदले वस्तु, आभूषण दे दिया, चांदी ले लिया ना, इस तरह से। और आपको बताएं कि मर्चेंट क्लास यहाँ पर रूलिंग क्लास था बच्चों। मर्चेंट क्लास के लोग, यानी व्यापारी वर्ग ही शासन करता था। सिंधु सभ्यता में व्यापारी वर्ग का शासन था। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का मतलब आप जानते हैं, धनी या धनी वर्ग का शासन। तो धनी वर्ग के
शासक थे यहाँ पर, मर्चेंट क्लास, ओलिगार्ची इंग्लिश में बोलते हैं इसको, जहां पर धनी तंत्र हो। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक, इंडस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया है। इंडस स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाए, अनडिसाइफर्ड, बच्चों पढ़ा नहीं जा सका है। यह सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, पढ़ना असंभव है क्योंकि पिक्टोग्राफिक है। सिंधु सभ्यता में लिपि अगर आपसे पूछें तो पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ना असंभव है। बच्चों ये पिक्टोग्राफिक है ना, पढ़ना मुश्किल है। पिक्टोग्राफिक लिपि है यानी चित्राकार, चित्र के आकार की हैं, पढ़ पाना असंभव है। लेकिन हाँ, राइट से चलते थे लेफ्ट की तरफ, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऐसे लिखते थे लोग। राइट से चलते थे स्टार्ट करके लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। इसको कहते हैं बाउस्ट्रोफेडॉन, अर्थात जो लिपि दोनों तरफ से लिखी जाए ऐसी लिपि को कहा जाता है, लिपि का नाम नहीं, बाउस्ट्रोफेडॉन कहते थे। लिपि बाउस्ट्रोफेडॉन लिखने की स्टाइल है बच्चों, ये बाउस्ट्रोफेडॉन मतलब लिखने की शैली को बाउस्ट्रोफेडॉन कहते हैं, बट पिक्टोग्राफिक है, पढ़ा नहीं जा सका है। आप जानते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के कई कारण हैं। बाढ़ की वजह से यह सभ्यता नष्ट हो गई थी। तमाम कॉजेज हैं सिंधु सभ्यता के पतन के बच्चों, लेकिन आपसे मेन कॉज पूछा जाए, पतन का मुख्य कारण, डिक्लाइन की कॉज यानी कॉज ऑफ डिक्लाइन, सिंधु सभ्यता के पतन का कारण, कई कारण है, लेकिन मुख्य कारण बाढ़ की वजह से। कहते हैं पूरा फ्लड नष्ट कर दिया। ड्राउट भी आता है, कहते बार बार ड्राउट पड़ा, सूखा पड़ गया, ये लोग क्षेत्र ही छोड़कर भाग गए। फेमाइन फैल गया, ऐसा भी कहते हैं, महाकाल या अकाल फैल गया, बीमारी फैल गई, बहुत से लोग मर गए। कहते हैं लैंड स्लाइड्स हो गया था, यानी भूस्खलन हो गया। तो तमाम कॉजेज बताए गए हैं। कहते हैं भूकंप आ गया था, अर्थक्वेक को भी बताते हैं, भूकंप। तो ऐसे तमाम कॉजेज हैं। और यह भी कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण से, आर्यों के आक्रमण से। तो बच्चे तमाम कॉज हैं, लेकिन यह मेन कॉज था। सिंधु सभ्यता के पतन में प्रमुख कारण फ्लड था। भयंकर फ्लड आया, महीनों तक पानी जमा रहा, इनके मकान नष्ट हो गए, और फिर ये दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ नहीं, इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ भाग गए थे। तो सिंधु सभ्यता के पतन के तमाम कॉजेज हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आया समझ में कुछ? पहली क्लास आप बता रहे थे, शुरू से बताइए, तो फर्स्ट क्लास में कुछ आया समझ में? बहुत अच्छी क्लास थी। ओके बच्चे, थैंक यू, बहुत अच्छी। किरण तिवारी थैंक यू बच्चा। स्कंद पांडे थैंक यू। लवली बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चे, बहुत सुपर बढ़िया। तो चलो बच्चों, फिर आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में फिर इसके आगे हम आपको लिए चलेंगे। थैंक यू सभी का, आप सभी लोगों का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों को बताओ इस बैच में एडमिशन लें। अभी बच्चे कम हैं, तो आप लोग बोलिए, कोई अगर बच्चा इंटरेस्टेड है इसमें एडमिशन भी ले। किरण तिवारी थैंक यू बच्चा, थैंक यू। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।